हेलो दोस्तों, मैं अंबिका। आज विपिन सर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आइए देखते हैं, आज हम लोगों को पढ़ना है व्यंजन। आज हम लोग देखेंगे हिंदी में व्यंजन। व्यंजन क्या होता है, आइए देखते हैं। व्यंजन जो है, व्यंजन दो शब्दों से मिलकर बना है। व्यंजन दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें व्यंजन जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें बी प्लस अंजन, जिसमें बी का अर्थ होता है कमी या अभाव, जिसमें बी का अर्थ होता है कमी या अभाव, तथा अंजन का अर्थ होता है स्वर। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 होती है तथा व्यंजन को 4 भागों में बांटा गया है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 होती है, इनको 4 भागों में बांटा गया है। परीक्षा में प्रश्न पूछ देता है कि व्यंजन कितने प्रकार का होता है, तो आप बताएंगे कि व्यंजन 4 प्रकार का होता है। कहीं कहीं परीक्षा पूछ देता है कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे कि व्यंजनों की संख्या 33 होती है। और अगर पूछ दे कि व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है, तो व्यंजन को 4 भागों में बांटा गया है। आइए हम उनको देखते हैं, वो 4 भाग कौन कौन से हैं। व्यंजन को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है स्पर्श व्यंजन। जिनमें पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, जिनमें पहला है स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या, जिनमें पहला है स्पर्श व्यंजन, इन्हें स्पर्श व्यंजन को और किन किन नामों से जानते हैं, आइए देखते हैं। इन्हें स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। क्या? वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। कहीं कहीं वर्गीय व्यंजन के जगह आपको उदित व्यंजन भी लिखा मिलेगा। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन या उदित व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है, या उदित व्यंजन। आइए देखते हैं स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं। आइए देखते हैं स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजन की संख्या, अगर पूछ दे कि स्पर्श व्यंजन की संख्या, तो स्पर्श व्यंजन की संख्या दोस्तों 25 होती है। ये आप लोगों को एकदम याद होना चाहिए कि स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। जिसमें वो 25 कौन कौन से हैं, आइए हम आपको बताते हैं। जिसमें पहला है क वर्ग। इसके अंतर्गत क, ख, ग, घ और अंग। दूसरा है च वर्ग। क्या है? च वर्ग। इसमें है च, छ, ज,
झ इय। तीसरा है मेरा ट वर्ग। ट वर्ग इसमें क्या है? ट ठ ड ढ अण। और चौथा है त वर्ग। चौथा है त वर्ग। त वर्ग इसके अंतर्गत आता है त थ द ध ध न। और लास्ट है प वर्ग। क्या है? प वर्ग। इसमें आता है प फ ब भ म। अगर पूछ दे कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, जिसमें पहला है क वर्ग। जिसमें देखिए, इसमें पहला है क वर्ग। इसमें क वर्ग में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 5। इसमें क वर्ग के व्यंजनों की संख्या कितनी है? 5। उसी तरह च वर्ग में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 5। उसी तरह ट वर्ग में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 5। उसी तरह त वर्ग और प वर्ग है, जिसमें जो पांचवा वर्ण है, पांचों वर्ग का जिसमें पांचवा वर्ण है, जैसे पांचवा वर्ण है, इनको नासिक व्यंजन भी कहा जाता है। इनको नासिक व्यंजन भी कहा जाता है। जो इस बार यूपी टेट में जो भी एग्जाम हुआ है, उसमें पूछ दिया था कि नासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो इसमें नासिक व्यंजन जो लास्ट वाले वर्ड होते हैं 5, इन्हीं को नासिक व्यंजन भी कहा जाता है। इन्हें नासिक व्यंजन भी कहा जाता है। इसमें एक नोट लिखेंगे। इसमें एक नोट लिखेंगे। इसमें पूछ देता है कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। पूछ देता है कि स्पर्श संघर्षीय व्यंजन, स्पर्श संघर्षीय व्यंजन कितने होते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। तो आइए जानते हैं। स्पर्श संघर्षीय व्यंजन की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? स्पर्श संघर्षीय व्यंजन की संख्या 4 होती है, जिसमें जिसमें पहला है च, दूसरा है छ, तीसरा है ज, चौथा है झ। इनको हम स्पर्श संघर्षीय व्यंजन भी कहते हैं। इसको आप लोग नोट कर लेना। इसी नोट में पॉइंट नंबर 2 बनाएंगे। इसी नोट में पॉइंट नंबर 2 बनाएंगे, लोचदार व्यंजन। ये परीक्षा में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है कि लोचदार व्यंजन क्या होता है। क्या है लोचदार व्यंजन? कहीं कहीं आप लोग देखेंगे लोचदार व्यंजन, लोचदार व्यंजन।
लोचदार व्यंजन अगर पूछे कि लोचदार व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो लोचदार व्यंजन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? लोचदार व्यंजन जो है 2 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। पहला है लोचदार व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 2, जिसमें नंबर 1 है त और नंबर 2 है द। त द, इनको हम लोचदार व्यंजन भी कहते हैं। त और द को हम लोचदार व्यंजन भी कहते हैं। व्यंजन में पॉइंट नंबर 2 है, हमने आपको बताया कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पॉइंट नंबर 2 है अंतस्थ व्यंजन। क्या? पॉइंट नंबर 2 है अंतस्थ व्यंजन। क्या? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन परीक्षा में एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, या अंतस्थ व्यंजन कौन कौन होते हैं। तो ये जान चाहिए, आप लोग जानते रहिए कि स्पर्श व्यंजन की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? स्पर्श व्यंजन की संख्या 4 होती है। वो कौन कौन से हैं 4? आइए देखते हैं। इसमें पहला है य, व, र, ल। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसी में एक और नोट करिए, कहीं कहीं पर पूछता है कि अर्ध स्वर कितने होते हैं। क्या? अर्ध स्वर व्यंजन कितने होते हैं? अर्ध स्वर व्यंजन। तो अर्ध स्वर व्यंजन भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है य, दूसरा है व। अर्ध स्वर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? अर्ध स्वर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है य, दूसरा है व। अगला पॉइंट इसी में लिखिए आप लोग। अगला पॉइंट लिखिए इसी में, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। क्या? लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। लुंठित या प्रकंपित। लुंठित या प्रकंपित, या इसे कंपन जात व्यंजन के भी नाम से जाना जाता है। इसे कंपन जात व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। क्या? कंपन जात व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन जो है ये कौन होते हैं आइए देखते हैं। जो ये र होता है इसको हम लुंठित या प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। ये जो र है इसको हम लुंठित या प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। अगला है अगला पॉइंट है इसमें पार्श्विक व्यंजन। क्या? अगला पॉइंट है इसमें पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन ल को कहते हैं। किसे कहते हैं? जो ल होता है इसे हम पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। ल को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। अगला पॉइंट इसी में है दंतोष्ठ व्यंजन। क्या? दंतोष्ठ व्यंजन। अगला पॉइंट है दंतोष्ठ व्यंजन। दंतोष्ठ व्यंजन। तो दंतोष्ठ व्यंजन क्या होता है आइए देखते हैं। दंतोष्ठ व्यंजन जो है वह को कहते हैं। किसको कहते हैं? वह को। दंतोष्ठ व्यंजन जो है वह को दंतोष्ठ व्यंजन भी कहते हैं। आप लोगों को एक पॉइंट लिखाया होगा हमने, नासिक के व्यंजन। नासिक के व्यंजन अगर छूट गया हो तो इसको फिर से लिख लीजिए। नासिक के व्यंजन। नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजन जो है ये
नासिक व्यंजन जो है अंगा, इया, अड़, न, म, इन्हें हम नासिक व्यंजन भी कहते हैं। पूछ देता है कि नासिक व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग बताएंगे कि नासिक व्यंजनों की संख्या 5 होती है, जिसमें नासिक व्यंजन अंग, इया, अड़, न, म होता है। अगला नंबर है इसी में ऊष्म व्यंजन। क्या है? अगला नंबर है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है, जिसमें पहला है स, ह। इसमें इसको हम तालव्य स कहते हैं। क्या कहते हैं? तालव्य स। इसको हम मूर्धन्य स कहते हैं, और इसको जो है दंत स कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन, ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है, जिसमें पहला है स, तालव्य स, दूसरा मूर्धन्य स, तीसरा जो है दंत स, चौथा ह। अगला नंबर जो है संयुक्त स्वर, संयुक्त व्यंजन या मिश्रित व्यंजन या विशिष्ट व्यंजन। संयुक्त व्यंजन को मिश्रित व्यंजन भी कहते हैं या विशिष्ट व्यंजन भी कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है। कौन कौन से? पहला है छ, त, ज्ञ, स्र। अगला पॉइंट है द्विगुणित व्यंजन। क्या है? द्विगुणित व्यंजन। द्विगुणित व्यंजन को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो द्विगुणित व्यंजन को ताड़न जात व्यंजन भी कहते हैं। उसके बाद इसे उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। द्विगुणित व्यंजन को ताड़न जात व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। पहला है र, दूसरा है ध। इसके बाद अगला पॉइंट है आगत या विदेशीय व्यंजन। क्या है? आगत या विदेशीय व्यंजन। क्या है? आगत या विदेशीय व्यंजन। विदेशीय व्यंजन, आगत या विदेशी व्यंजन। इनकी संख्या 2 होती है। इनकी संख्या 2 होती है। कौन कौन से होते हैं? पहला है ज, दूसरा है ह। पहला है ज, दूसरा है फ। आगत या विदेशीय व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है जिसमें ज, दूसरा है ह। अच्छा, एक शब्द दिमाग में आना चाहिए कि जो ज और फ के नीचे जो एक बिंदी लगी है, इसे हम क्या कहते हैं? इस बिंदी को किसने कहा है? इसे हम ताड़न जात नहीं, इस बिंदी को हम नुक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? इस बिंदी को हम नुक्ता कहते हैं। इसको सर्वप्रथम राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद ने बताया है। कौन बताया है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बताया है। इसे हम नुक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? नुक्ता। इसको सर्वप्रथम राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बताया है। इसका प्रयोग, इस नुक्ता शब्द का, इस ज और फ शब्द का प्रयोग हमेशा अरबी भाषा में होता है। इसका प्रयोग अरबी भाषा में होता है। कहाँ पे होता है? अरबी भाषा में इसका प्रयोग होता है। इसका प्रयोग अरबी भाषा में होता है। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग उच्चारण प्रयत्न के आधार पे व्यंजन। अगला पॉइंट रहेगा हम लोगों का उच्चारण प्रयत्न के आधार पे। उच्चारण
प्रयत्न के आधार उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। क्या? उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो उच्चारण प्रयत्न के आधार पे व्यंजनों को दो वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पहला होता है अल्प प्राण। जिसमें पहला होता है अल्प प्राण व्यंजन। क्या होता है? अल्प प्राण। दूसरा होता है महाप्राण। दूसरा होता है महाप्राण। तो इनको हम देखेंगे। पहले देखेंगे अल्प प्राण। पहले देखेंगे अल्प प्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं? अल्प प्राण किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से वायु कम निकले उन्हें अल्प प्राण कहा जाता है। क्या कहते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, लिखेंगे कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से कम वायु निकले। क्या? कम वायु निकले उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। क्या? पांचवा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा तथा अंतस्थ व्यंजन य, व, र, ल ये अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। इसी में एक पॉइंट नोट करके लिखेंगे कि सभी स्वर भी अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। क्या? कि सभी स्वर भी अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। सभी स्वर भी अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं? अल्प प्राण। सभी स्वर भी अल्प प्राण होते हैं। अगला है महाप्राण। क्या है अगला? महाप्राण। पॉइंट नंबर 2, महाप्राण। महाप्राण किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से वायु अधिक निकले। क्या कहते हैं? महाप्राण किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से वायु अधिक निकले उसे हम महाप्राण कहते हैं। अर्थात प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण जो है महाप्राण के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ
तीनों स, तालव्य स, दंत स, मूर्धन्य स, ये तीनों स भी महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। अर्थात इसे हम लिखेंगे कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, उच्चारण करते समय मुख से अधिक वायु बाहर निकले, उसे महाप्राण कहते हैं। अर्थात किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा, तथा ऊष्म व्यंजन ये सब महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। अगला पॉइंट है अघोष वर्ण। घोष वर्ण और अघोष वर्ण में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो आइए देखते हैं। अगला वर्ण है अघोष वर्ण। अघोष वर्ण कहते किसे हैं? आइए देखते हैं अघोष वर्ण किसे कहते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन न हो उसे अघोष वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन न हो उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। अर्थात प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण तथा तीनों स तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण दूसरा वर्ण प्लस तीनों वर्ण ये अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, क, ख, च, छ, ट, थ, त, थ, प, फ, स, स। ये जितने भी वर्ण हैं इनको हम अघोष वर्ण के अंतर्गत रखेंगे। इनको हम अघोष वर्ण के अंतर्गत रखेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट है सघोष वर्ण। क्या है? अगला पॉइंट है सघोष वर्ण। आइए देखते हैं। सघोष वर्ण जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन हो। क्या है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन हो उसे सघोष वर्ण कहते हैं। क्या कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन हो। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन हो उसे सघोष वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे सघोष वर्ण
करते हैं, सघोष वर्ण करते हैं। अर्थात प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सघोष वर्ण होता है। अर्थात प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सघोष वर्ण होता है। अर्थात प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जो है सघोष वर्ण होता है। इसके साथ सघोष वर्ण के अंतर्गत ही अंतस्थ व्यंजन आता है। सघोष वर्ण के अंतर्गत ही अंतस्थ व्यंजन भी आता है। क्या है? अंतस्थ व्यंजन भी सघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। अंतस्थ व्यंजन जैसे य, व, र, ल, ये भी सघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। सघोष वर्ण को नोट लिखेंगे, एक पॉइंट नोट लिखेंगे एक पॉइंट। नोट लिखेंगे कि सघोष वर्ण को और किन नामों से जाना जाता है। सघोष वर्ण को और किन नामों से जाना जाता है? तो सघोष वर्ण को घोष वर्ण भी कहा जाता है। सघोष वर्ण को घोष वर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोष वर्ण भी कहा जाता है। या कहीं कहीं इसे मृदु व्यंजन भी कहते हैं। इसे कहीं कहीं मृदु व्यंजन भी कहते हैं। मृदु व्यंजन भी करते हैं। मृदु व्यंजन भी करते हैं। अगला पॉइंट बनाएंगे नोट में। अगला पॉइंट, जितने भी स्वर होते हैं सभी स्वर को सघोष के अंतर्गत रखा गया है। क्या है कि जितने स्वर होते हैं सभी स्वरों को सघोष वर्ण के अंतर्गत रखा गया है। सभी स्वर भी सघोष होते हैं। सभी स्वर सघोष होते हैं। आज की क्लास यहीं पे खत्म हो रही है। अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। जय हिंद।